प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक लड़की की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिनकी जन्म की डिटेल्स 7 जून 1996 है और जन्म सुबह के 2:40 के है और उन्नाव उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है। इस आधार पर जब आप इनकी जन्म कुंडली बनाएंगे तो कुंडली इनकी बनेगी मेष लग्न की और कुंभ राशि की। तो इसका इनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अन्य ग्रह अवस्था का इनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ इनके जो प्रमुख प्रश्न इनके करियर में सरकारी नौकरी से जुड़े हैं और साथ ही साथ जो इनका प्रश्न है वो विवाह से जुड़ा है। तो आज उसके उत्तर भी हम इन्हीं की जन्म कुंडली से ढूंढेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, जिससे आपको भी मतलब इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सके। आइए बिना विलंब की इनकी जन्म कुंडली के अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इनका लग्न है मेष और राशि है इनकी कुंभ राशि। अब ऐसे तो देखा जाए तो मेष लग्न कुंभ राशि अग्नि तत्वीय लग्न है और वायु तत्व की राशि है। तो अधिक बातें सोचना, कल्पना करना, बहुत अधिक बातें सोचना, लेकिन ये अग्नि भी है उसमें। तो साथ में क्या है कि कहीं ना कहीं एक गुस्से की मात्रा, क्रोध की मात्रा भी कई बार अधिक होती है। ऐसे में यहाँ पर यह बात भी है कि अपने आप को अगर पॉजिटिव बातों से जोड़ करके रखे जो इनका लग्न बता रहा है, तो इनको फिर सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि कुंभ राशि होने से अधिक बातें तो सोचेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव बातें सोचते रहेंगे तो सफलता प्राप्त करने में आसानी हो जाएंगी। लेकिन नेगेटिव बातें सोचते रहेंगे तो हताश, निराश और उदास हो जाएंगे। तो उस बात का इनको ध्यान रखना चाहिए और स्वयं से एक ऊर्जापूर्ण, जोशपूर्ण होकर के आगे बढ़ना चाहिए, जिससे इनके लग्न और राशि का जो प्रभाव है इन्हें सफलता दे सके। इसके अलावा आप एक बात देख पाएंगे कि लग्न और राशि के स्वामी मंगल और शनि आपस में मित्र नहीं होते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप जानते हैं कि व्यक्ति को जीवन में थोड़ा संघर्ष शुरुआती जीवन काल में अधिक करना पड़ता है। थोड़ी मेहनत अधिक करने के बाद जाकर परिणाम मिलता देखा गया है। हालांकि ये बात अच्छी होती है कि दोनों के दोनों कर्म को दर्शाते हैं। एक मेहनत पराक्रम का कारक है और एक कर्म का कारक है। तो मेहनत और पराक्रम, कर्म आदि सब जुड़ करके व्यक्ति को अपनी मेहनत के बल पर, अपने बलबूते पर सफलता दिलाने का कार्य करता है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि लग्न के स्वामी यहाँ पर मंगल बनते हैं, जो मंगल कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का कुंडली के दूसरे भाव में जाना लाभ हेतु, धन हेतु बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को धन आदि की प्राप्ति अच्छी होती है, स्वयं के दम पर भी धन अच्छा अर्जित करता है और कई बार घर परिवार से भी सुख की प्राप्ति हो ही जाती है। और बल्कि ये भी देखने को मिला ना कि जिनके लग्न के स्वामी दूसरे भाव में हो, तो इनके जन्म के बाद घर परिवार में भी धन की जो स्थिति है उसमें सुधार होना चालू हो जाता है, धन में वृद्धि हो जाती है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मंगल बैठे हुए हैं, इसके साथ में शुक्र भी है और शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, वक्री है। तो यहाँ पर ये इसका प्रभाव भी देंगे। और साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर ये भी है कि जो पंचम के स्वामी सूर्य बनते हैं, वो सूर्य भी यहीं पर दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव के साथ में या दूसरे भाव के स्वामी के साथ में अगर पंचम भाव का स्वामी जुड़ जाए, पंचम का संबंध बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का वक्ता होता है। यानी अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, अपनी बातों से अन्य को प्रभावित करने का गुण बहुत अच्छा होता है। और इन्हीं सब गुण के कारण व्यक्ति अपना एक अलग पहचान, अलग मान सम्मान बनाता है और एक अच्छी मतलब सफलता भी अर्जित कर पाता है। यहाँ पर फिर आप एक बात ये भी देख पाएंगे कि ये जो सूर्य है, ये बीच में इन दोनों ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है मेनली और 22 डिग्री पर है। शुक्र तो यहाँ कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन सूर्य यहाँ बलवान है। तो इसके प्रभाव से एक ओजपूर्ण वाणी, सीधे बिना किसी डर के सामने किसी के बात रख पाने का गुण, ये स्वभाव में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये जरूर है कि चंद्रमा यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हुए धनिष्ठा नक्षत्र में, जो भी ऊर्जा, जोश, उत्साह अच्छी प्रदान करता है। लेकिन कई बार देखने को मिला कि लाभ भाव में चंद्रमा होने के कारण ये मन में कहीं न कहीं थोड़ी दुविधा या उलझन को बढ़ाता देखा गया है। यहाँ पर ये भी आप बोल सकते हैं कि मतलब अधिक कल्पना करने के कारण भी कई बार फिर वो क्या बोल रहे हैं वो मतलब उसके बारे में इतना सोचते रहेंगे कि थोड़ी चिंता अधिक रहेंगी इनको। और यहाँ पर फिर एक बात मैंने आपको ये भी बताई है कि जो ग्रह अस्त होता है उसके प्रभाव में कमी आती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि शुक्र जो वक्री दिख रहा है वो अस्त भी है।
यहाँ प्रभाव खराब नहीं होंगे। जैसे जब मैंने आपको बताया था तो यही बात बताई थी कि अगर कोई ग्रह वक्री होकर अस्त हो जाए तो वो खराब असर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वक्री हो जाने से ग्रह को चेष्टा बल मिल जाता है, ग्रह बलवान हो जाता है। और आप एक और बात जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आती है जो उस ग्रह को, जो भी उससे जुड़ी वस्तुएं हैं, उनको प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ाता है और व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत अधिक करता है। जैसे शुक्र यहाँ पर धन भाव के स्वामी है तो व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगा और अच्छा धन जीवन काल में अर्जित कर भी लेगा। सप्तम का स्वामी है तो सप्तम से अगर मैं कहूँ तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, वो भी व्यक्ति जिस प्रकार का अपने अनुसार चाहता है वो प्राप्त कर पाएगा। अपने अनुसार से मतलब यही है कि स्वयं की मर्जी से ही विवाह के योग यहाँ पर बनते हैं, ये शुक्र अस्त होने से भी। लेकिन एक बात ये भी है कि उसे अस्त पंचमेश ने किया है, यानी यहाँ पर दोनों का संबंध, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध दिख रहा है आपको, ये दोनों साथ में है, मंगल भी साथ में है, लग्नेश की मतलब एक स्थिति भी है, यानी स्वयं की इच्छा से विवाह ये करेंगे। दूसरे नंबर पर आप एक बात ये भी देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो ग्रह अवस्था है, नवमांश से अगर आपको लव मैरिज का योग चेक करना है तो जब भी सप्तम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी कोई योग बना ले या दोनों साथ में हो, यहाँ पंचमेश और सप्तमेश को तो देखना ही है, लेकिन उसके अलावा अगर सप्तम और नवम का स्वामी भी अगर एक साथ हो जाए तो ये भी लव मैरिज का योग बन जाता है, जो यहाँ पर आपको शनि और गुरु साथ में होने के कारण दिख रहा है। ये भी है कि सप्तमेश पंचम में है और पंचमेश छठे में और चतुर्थ में और चतुर्थ का स्वामी सप्तम में, तो ये सब जो परिवर्तन यहाँ पर बने हैं ये भी यहाँ पर लव मैरिज के योग को दर्शा रहा है। तो विवाह आदि की अगर बात यहाँ पर करूँ मैं तो विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगे, ये बात तो यहाँ पर तय है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये युति अच्छी भी है दूसरे भाव में, बस ये हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ गुस्से में बोल देना, जो बात सच हो सीधे मुंह पर बोल देना बिना डरे, उससे अन्य से तालमेल खराब हो सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में इनकी बात गलत नहीं होगी, ये बात तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेष लग्न में क्या होता है ना कि स्वभाव में ऊपर से आपको गुस्सा देखने को भले मिले, लेकिन अंदर से व्यक्ति जो बातें बोलता है वो सच होती है, सही होती है, या दूसरों के भले के लिए बोलता है। अब जो मान ले उसको परिणाम अच्छा मिले, जो ना माने वो पछताए, फिर उसमें इनकी तो कोई गलती नहीं है। इसके अलावा देखिए कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी बुध, जो छठे के भी स्वामी होते हैं, कुंडली के लग्न में बैठे हैं, तो तीसरे भाव के स्वामी का लग्न से संबंध संघर्ष को या मेहनत को थोड़ी बढ़ा देता है, लेकिन मेहनती बनाता है। छठे का स्वामी भी ये है कि रोग रिपु ऋण को बढ़ाता नजर आता है, क्योंकि छठे का स्वामी जहाँ बैठेगा उसमें उन चीज़ों को जोड़ देगा। तो लग्न से संबंध छठे भाव का बनने से ये देखने को मिला कि व्यक्ति रोगी रहता है, छोटे मोटे कोई ना कोई रोग चलते रहते हैं, कई बार ये देखने को मिला। विशेषकर एलर्जी इन्फेक्शन से जुड़े रोग आप बोल सकते हैं, वो कई बार अधिक प्रभाव देते देखे गए हैं। बाकी बुध यहाँ वैसे तो कमजोर डिग्री पर है और फल दूसरे भाव का दे रहा है, तो इसलिए इतनी कमजोरी नहीं है। शुक्र भी यहाँ पर तीसरे भाव का फल दे रहा है, तो इतनी कमजोरी जो स्वास्थ्य के लिए आ रही थी वो तो नहीं आएंगी, बचाव हो जाएगा। लेकिन हाँ, बुध स्किन संबंधी डिसीज को दर्शाता है, तो उससे बचाव की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। और छठे का स्वामी भी है, तो पेट संबंधी रोग प्रदान करने की कार्य ये बुध की स्थिति में आती है, जो थोड़ा सा मतलब स्वास्थ्य को थोड़ा कमजोर रख सकता है। बाकी इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ जो ग्रह अवस्था है वो अच्छी है। एक और बात क्या है कि देखिए लग्न के स्वामी जो बुध यहाँ मंगल बनते हैं वो सूर्य के नक्षत्र में है, जो पंचमेश है, और नक्षत्र भी कौन सा है तो कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कृतिका नक्षत्र जो है वो है एक योद्धा का नक्षत्र होता है, तो इसमें स्वभाव में एक ऊर्जावान प्रवृत्ति या जोश एनर्जी जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। फिर ज़्यादा किसी से डरना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं, अपने अनुसार काम करना, सभी को अपने अंडर में लेकर के चलना, ये स्वभाव यहाँ देखने को मिलेगा। सूर्य मंगल की युति से भी पराक्रम योग बनता है, तो ये प्रभाव भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। भले डिग्री में दूर है लेकिन नवमांश में भी आमने सामने बैठे हैं, तो ये अपने पराक्रम का सही दिशा में उपयोग करें तो फिर बड़ी से बड़ी सफलता ये अर्जित कर सकते हैं। और देखिए देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य मंगल की युति या सूर्य गुरु की या फिर मंगल गुरु की युति, दशमेश की सूर्य से युति, ये सब ग्रह अवस्था कहीं ना कहीं सपोर्टिंग होती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो सूर्य मंगल की युति बनी है, जो बलवान अवस्था में है दूसरे भाव में, ये गवर्नमेंट के योग अवश्य से बनाती है। अब वैसे इन्होंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर जॉब के लिए विशेषकर वही, जैसे यहाँ पर क्या होता है ना सूर्य मंगल, या तो जैसे दूसरे भाव में, दूसरा भाव फाइनेंस का होता है,
तो या तो बैंकिंग आदि के लिए, या फिर विशेषकर सूर्य मंगल जैसे एनर्जेटिक ग्रह रहते हैं तो विशेषकर आईएएस आईपीएस इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ने का जो स्वभाव है वो अधिक देखने को मिलता है। और मेष लग्न में ये गुण होते भी है कि थोड़ा एनर्जी से भरे काम करना, जहाँ पर सभी को अपने अंडर में लेकर के चलना हो ऐसे काम करना, ये स्वभाव में रहता है और ये कर भी सकते हैं। इसके अलावा आप एक बात जानते हैं कि जो गुरु नवम भाव का होता है ये बहुत बढ़िया स्थिति में गुरु होता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए कोई भी कुंडली में योग बना है ना, ऐसा नहीं कि सूर्य मंगल बैठे हैं तो उसी ने सब कुछ दे दिया, अन्य ग्रहों का सपोर्ट भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये गुरु का जो सपोर्ट है यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। गुरु यहाँ पर बैठ करके इनको भाग्यशाली तो बनाएंगे ही, वक्री होने से भी कोई चिंता की बात नहीं है, वक्री होने से भी भाग्य का साथ में कमी कोई नहीं लाएंगे। ये गुरु जन्म से ही भाग्यशाली बनाने का कार्य करते हैं और ये बोल सकते हैं कि ऐसी कन्या के जन्म के बाद से ऐसे व्यक्ति के पिता का एक तरह से और भाग्योदय होता है, पिता को और तरक्की मिलती है। तो वो प्रभाव भी यहाँ पर तो मैं अच्छा ही कहूँगा। तो यानी ये गुरु का प्रभाव अच्छा है और गुरु की ये स्थिति, नवम भाव की स्थिति इनको धार्मिक भी बनाएंगी, अच्छे कार्यों को करने वाला भी बनाए और साथ में जीवन काल में जो सफलता है वो भी देने का कार्य करे। ये सब बातें इस गुरु से देखने को मिलती है। कुंडली में जो भी दोष आदि बनते हैं उसको ये गुरु दूर करने का कार्य करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, गुरु कहीं ना कहीं अपना शुभ परिणाम ही देंगे और अच्छा ही स्थिति में होने के कारण इनको जब पद मिलेगा, जो क्षेत्र में सफलता मिलेंगी जल्दी भी दिलाएंगे और साथ में उच्च सफलता भी दिलाने का काम ये करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, गुरु यहाँ पर सफलता के दृष्टिकोण से प्रभाव को शुभ करेंगे। इसके अलावा देखिए चतुर्थ के स्वामी की बात कर ले तो ये चंद्रमा अपने भाव से अष्टम में गए हैं, तो माता की हेल्थ में कमजोरी लाते हैं। हालांकि माता को भी धार्मिक स्वभाव का बना देते हैं और कुछ न कुछ लेकिन होता है कि माता के स्वास्थ्य में कोई न कोई कमी चलते रहती है, भले छोटी ही हो लेकिन चलती रहती है, कई बार ये देखने को मिला। उसमें भी फिर देखिए कि चंद्रमा के ठीक आगे शनि और केतु बैठे हैं, तो संभावना जो नसों संबंधी परेशानी है उसकी भी बढ़ती है और संभावना कई बार ये छठे में जो माता के उससे छठे में जो गुरु आता है वो पेट संबंधी बीमारियों को भी दर्शाता है। तो ये 2-3 जरा रोग माता को रहने की संभावना बढ़ जाती है। माता की हेल्थ के लिए थोड़ा कमजोर असर होता है चंद्रमा के लाभ भाव में होने से, लेकिन कई बार चंद्रमा लाभ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति लाभ के विषय में अधिक चिंता करते रहता है, कैसे भी मतलब अच्छा लाभ कमाया जाए, अच्छी सफलता अर्जित की जाए अपना, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है ये, तो अपना जो काम है वो कैसे किस प्रकार से बन सकता है, कैसे उसको पूरा किया जा सकता है, वो काम ये चंद्रमा करवाता है। इच्छा पूर्ति का भाव होने से व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए अधिक प्रयास करता है। अब जन्म जो इनका हुआ है वो मंगल के नक्षत्र में हुआ, धनिष्ठा में, आपको मैंने भी बताया। अब बचपन में मंगल तो कुछ देर रहा लेकिन उसके बाद दशा लग गई राहु की। अब देखिए जीवन के शुरुआती समय पर, बाल्यकाल के समय पर राहु की दशा चली। हालांकि छठे भाव में राहु अच्छा होता है लेकिन फिर भी चिड़चिड़े स्वभाव में वृद्धि करना, मन को एकाग्र जो करना चाहिए उसकी अपेक्षा चंद्रमा मतलब चंद्रमा से अष्टम में होने के कारण, तो ये राहु कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियों को बचपन में क्रिएट करता है, बचपन को खराब कर देता है थोड़ा, और जितना सफलता मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी रुकावटों को बढ़ाता है। उसके उपरांत अभी कुछ समय से ये अच्छी बात है ना कि इनको दशा गुरु की चालू हुई है जो इनको सफलता भी देगा और सभी प्रकार के सुखों को देने का कार्य ही करेगा। तो ये गुरु जो है ये इनकी कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह के रूप में निकल के आएंगे और इन्हें सफलता देने का काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो राहु की दशा है उसका जो भी एक थोड़ा असर भी कमज़ोर पड़ा हो तो वो तो अब दूर हो गया है। ये राहु वैसे शत्रुहंता बनाता है और छठे में हो करके मतलब बड़े लोगों से, उच्च पद के लोगों से ये मतलब अच्छे संपर्क बनाने का काम करता है, ये भी अच्छी बात है। और बाकी मैं ये कहूँगा कि छठे का स्वामी लग्न में है तो एक काम पर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी को धन उधार न दिया जाए, क्योंकि धन उधार देने पर कई बार वो प्राप्त वापस न हो पाए या न मांग पाए, उस तरह की बातें बढ़ जाती है, तो उससे बचना चाहिए। ये शनि केतु की बात करें तो देखिए शनि इनके दशम भाव के स्वामी हैं जो 12वें भाव में गए हैं, तो दशमेश का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जन्म स्थान की अपेक्षा जन्म स्थान से बाहर रहने पर या बाहर से जुड़ने पर सफलता जल्दी दिलाता है। यानी जन्म स्थान पर रह करके ये किसी भी नौकरी या किसी भी कार्य के लिए प्रयास करे तो इतनी सफलता न मिले, लेकिन बाहर जाकर के प्रयास करे तो सफलता जल्दी मिलने के योग बन जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो शनि केतु 12वें भाव में है ये कई बार आलस की प्रवृत्ति या कार्यों को टालने की प्रवृत्ति, लापरवाही स्वभाव में ये निर्मित करने का कार्य करते हैं। भले ही कितना धार्मिक स्वभाव बना दे, धार्मिकता में भले ही रुचि को बहुत अधिक बढ़ा दे ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब अगर कार्य को टालेंगे, लापरवाही किसी प्रकार से कार्य में करेंगे तो उसका परिणाम फिर देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं जल्दी सफलता न दिला पाए, निराशा हताशा हाथ लगे और फिर वो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव टेंडेंसी वाला भी बना दे। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि फोकस अच्छा रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें
तो उससे फिर देखने को मिलेगा कि सफलता भी अच्छी मिलेंगी और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे वहाँ पर उन्नति के योग बढ़ जाएंगे। वैसे जो इनके योग है ज़्यादातर मामलों में ये मंगल सूर्य इस बात को दर्शाते हैं कि इन्हें सफलता विशेषकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें मिले। और वैसे प्रभाव ये है कि अभी गुरु की दशा होने से गुरु क्या है ना, बैठ करके काम करवाते हैं। ऐसे काम गुरु नहीं करवाते जिसमें भागदौड़ करना पड़े। तो ऐसे अवस्था में तो कई बार ये हो जाता है कि पंचम के गुरु यहाँ पर, नवम के गुरु होने से यहाँ पर ज़्यादातर मामलों में फिर बैंकिंग आदि की तरफ ये जाए। लेकिन हाँ, शुरुआत में तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश यही करना चाहिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए IAS IPS आदि के लिए प्रयास करें तो सफलता जल्दी मिलने के योग है। और जल्दी सफलता चाहिए तो मैं कहूँ पहले कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रयास करें, वो जब लग जाए आगे फिर भले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फिर जाए, पहले स्टेट की तरफ कोशिश करें, वहाँ जल्दी सफलता मिल जाएंगी। और उसके योग मतलब मैं कहूँगा कि जो केतु की अंतर्दशा है उसमें भी बन रहे हैं। अभी गुरु की महादशा में जो केतु की अंतर्दशा है उसमें योग भी बन रहे हैं। हालांकि बुध में इतनी मजबूत स्थिति नहीं है, अभी केतु में योग बनते हैं। और एक योग फिर आप ये बोल सकते हैं कि शुक्र में तो मतलब फिर विवाह आदि के योग बन जाएंगे वहाँ पर। और विवाह के बाद भी वैसे तरक्की के योग अच्छे हैं, लेकिन मेनली अभी अगर पहले करियर को इनके देखा जाए तो करियर के आधार पर तो मैं यही कहूँगा कि जो अच्छी अवस्था है वो केतु की महादशा में अवश्य से बन रही है, जो इस साल के अंत से लगने वाली है और अगले साल तक चलने वाली है। अभी गुरु का गोचर भी लगने पर है जो भी पॉजिटिव है। अगले साल अगर यहाँ पर रहेगा तो ये और भी पॉजिटिव रहेगा। तो गुरु का गोचर मतलब अगले साल और मजबूत स्थिति बनाने वाला है, जो एक शुभ परिणाम को देगा। फिर अगर उस समय पर सब स्थिति अच्छी रहती है, जो बाजी लग जाती है, तो उसके बाद जब गुरु का गोचर मिथुन राशि में होगा तो उस समय अवधि पर विवाह आदि किया जा सकता है। वहाँ पर फिर कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेंगी। तो यही है कि सब लाइन से काम चलता रहे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए स्वयं से जो थोड़ी पॉजिटिविटी है इनको लानी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो चंद्रमा शनि आप देख पा रहे हैं ये भी क्या करता है आप जानते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि रुकावटें थोड़ा मन में चिंता उलझन आदि बढ़ा देता है। तो ये थोड़ा सा मतलब रुकावटें लाता है, लेकिन शनि उच्च राशि में है तो सफलता दिलाएगा मतलब। तो बस कोशिश स्वयं से रखें। बाकी तो कुंडली में बल अच्छा है जो उन्नति के योग अच्छे बढ़ा रही है। इनको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ इनके लिए जो मुख्य बातें हैं वो बता भी देता हूँ मैं। जैसे विवाह के दृष्टिकोण से इन्होंने पहले पूछा था, तो उसके लिए अगर मैं देखूँ तो पहले हम देख लेते हैं किससे विवाह होने के योग है, किस राशि या लग्न के लड़के से विवाह के योग है। तो देखिए आई सिंह राशि, यानी सिंह राशि या कुंभ राशि दोनों आमने सामने होती है। तो जिससे विवाह हो उसकी भी सिंह राशि रहे या कुंभ राशि रहे, ये संभावना ज़्यादा बनती है इस कुंडली में। हालांकि इनकी भी राशि वही है, लेकिन जिससे विवाह हो उसकी राशि भी यही या उसका लग्न यही होने के योग ज़्यादा बनते हैं। अब विवाह किस दिशा में होगा, तो देखिए वृश्चिक राशि की अगर दिशा को देखें तो ये आती है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में इनके विवाह के योग होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उत्तर इसलिए कि देखिए लड़की के लिए पति के कारक के रूप में अगर मैं मंगल को लेता हूँ, गुरु को भी लेते हैं, लेकिन अगर मैं मंगल को लेता हूँ तो उससे सप्तम में वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि उत्तर दिशा को दर्शाती है। तो उत्तर दिशा में यहाँ पर विवाह होने के योग सबसे प्रबल नजर आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो लव मैरिज के योग भी है, तो वो भी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हाँ दिशा कई बार सेम ही निकलती है। बाकी स्वयं की इच्छा से योग है तो कई बार जान पहचान में योग बन जाते हैं। तो जहाँ अगर इस तरह की स्थिति बने तो फिर आगे चल करके स्वयं से विवाह किया जा सकता है। जब गुरु में शुक्र चले वो समय मतलब 2024 के अक्टूबर से समय चालू हो जाएगा, लेकिन मेनली 2025 में मध्य के समय पर जाकर के गुरु का गोचर यहाँ पर रहेगा कर्क मतलब मिथुन राशि में। उस समय पर योग बनते हैं, मतलब 2025 और 26 वाला जो साल है उस समय पर स्थिति बनती है। यहाँ पर समय अनुकूल भी रहेगा तो विवाह कर लेना उचित रहेगा। विवाह के बाद भी तरक्की अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर बुध सप्तम में है तो जीवन साथी भी मतलब अच्छे स्वभाव का मिलता है। हालांकि सप्तमेश शुक्र दो पापक ग्रहों के साथ होने के कारण ये बात तो तय रहेगी कि विवाह किसी से भी हो जाए, स्वयं की मर्जी से ही क्यों ना कर ले, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी उदासीनता तो जरूर रहेगी। मतलब विवाह भले स्वयं की मर्जी से करने के बाद भी जिस तरह का सामने वाले से सपोर्ट इनको चाहिए रहेगा उसमें कमी रहेगी। यहाँ गुरु शनि की युति भी यही दर्शाती है और गुरु पर पड़ती शनि की दृष्टि भी यही दर्शाती है। तो ये थोड़ा प्रभाव रहेगा कि यहाँ पर एक उदासीनता का जो प्रभाव है वैवाहिक जीवन को लेकर के वो इनके मन में व्याप्त रहे, या पारिवारिक सुख जितना ये चाहते उतना न मिले, वो बातें हो सकती है। हालांकि कई बार ये भी होता कि शनि का प्रभाव जब गुरु पर आता हो, पति के कारक पर आता हो, तो दोनों अपने अपने कार्य में इतने व्यस्त रहे कि इतना समय ना मिल पाए कि ज़्यादा मतलब कोई भी मतलब इतना जो सुख है दोनों का वो एक दूसरे से ले पाए। तो वो चीज़ें कई बार आ जाती है। हालांकि
सफलता के दृष्टिकोण से कुंडली में कमी नहीं है, लेकिन कई बार वही होता है कि सफलता के दृष्टिकोण से अगर कुंडली अच्छी आ रही है तो वो पारिवारिक सुखों में कमजोरी ले ही आती है। हालांकि यही कहूँगा कि शुक्र अपनी राशि में है, हालांकि नवमांश में वो भी नीच के है लेकिन वक्री है, तो प्रभाव ठीक ही है, मतलब इतनी कोई खराबी भी नहीं है, तो विशेष कोई इसको मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादा खराब तो नहीं कहेंगे, ठीक ही प्रभाव है। और फिर एक बात ये भी आती है इसमें कि यहाँ पर इनकी कुंडली में ग्रह अवस्था अच्छी है, बस उसे थोड़ा बैलेंस करने की आवश्यकता है। यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा गुरु का रत्न पुखराय धारण करना सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पर गुरु बलवान रहेंगे तो जीवन में तरक्की आदि के दृष्टिकोण से और बलवान स्थिति बनाएंगे और शीघ्र अतिशीघ्र सरकारी क्षेत्र में सफलता के योग बन जाएंगे इस गुरु से। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हाँ, आगे आने वाले समय पर 1-1.5 वर्ष के अंदर से ही योग चालू हो रहे हैं, तो बलवान अवस्था है। क्योंकि कई बार ये भी होता है वैसे तो कि जब भी नवमांश में भी योग अच्छे बने हो तो कई बार विवाह के बाद भी मतलब जो वादी लगती देखी गई है। तो वही है कि कई बार अगर देरी हो जाए, जैसे अभी योग है, नहीं तो फिर वो क्या है, शुक्र में तो योग इतने बलवान नहीं बन पाएंगे, वो फिर बनेंगे सीधे जब सूर्य लगेगा। तो सूर्य को लगने में जब तक 31 वर्ष की आयु हो जाएंगी तो उसके पहले फिर मैं यही कहूँगा विवाह कर लेना उचित रहेगा और वो अच्छा परिणाम भी देगा। तो बस यही कुछ बातें रहेंगी इनके जीवन की। बाकी हाँ, योग अगले वर्ष ही अच्छे हैं, स्वयं से प्रयास करेंगे तो अगले वर्ष ही निश्चित रूप में सफलता प्राप्त हो जाएंगी। उपाय के दृष्टिकोण से इनको जैसे यही करना चाहिए, शनि केतु 12वें में है तो मजदूर वर्ग के लोगों को, जो थोड़े मतलब कुछ कमज़ोर लोग हो या असहाय लोग हो, उनको कुछ खाने की वस्तु देना, उनको भोजन करवाना, विशेषकर पूर्णिमा का व्रत करना, ये चंद्रमा और शुक्र दोनों के लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी 1 डिग्री पर है कमज़ोर, तो ये भी हुए हैं, नवमांश में भी कमज़ोर हुए हैं, और शुक्र भी 28 डिग्री पर है। तो पूर्णिमा का व्रत करना, उसमें एक समय भोजन करके रात्रि के मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि नमक का भी त्याग कर दिया जाए, मीठा भोजन किया जाए उस दिन अधिकतर। तो दूध की खीर बना ली, दूध की कोई मिठाई बना ली या अन्य कोई फल फ्रूट आदि ले लिए जो मीठे हो, उसका मतलब सेवन करना अच्छा रहता है। बाकी उसी से परिणाम अच्छा मिल जाएगा फिर इनको। और चंद्रमा और शुक्र दोनों बलवान हो जाने से विवाह के लिए भी, स्वयं के जीवन के लिए भी, तरक्की के लिए भी जो योग है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आप एक बात देख पाएंगे यहाँ पर कि जो चंद्रमा है वो तो ठीक होंगे ही, चंद्रमा के लिए एक और काम कर सकते हैं। जैसे माता को भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमजोरी रहती हो तो वैसे चांदी की चेन माता या माता समान किसी स्त्री से अपने गले में धारण करवानी चाहिए पूर्णिमा के दिन ही, तो वो भी चंद्रमा को बलवान करेगा। गुरु का रत्न तो मैंने बताया ही, प्रतिदिन किसी मंदिर में जाना, विशेषकर मंगल लग्नेश बनते हैं, शनि की दृष्टि भी उस पर है और दोनों तरफ मतलब पापक ग्रहों का प्रभाव है, तो ये बुध कमजोर हो जा रहा है। लग्न पर ऐसा लगेगा जैसे बहुत वजन रखा हुआ है स्वयं के ऊपर, बहुत बोझ लेकर के चल रहे हैं, ऐसी बातें लगेंगी। तो उसको ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए कि स्वयं से यहाँ पर इन्हें अपने मतलब स्थिति को अच्छा रखने के लिए, जीवन में सफलता के दृष्टिकोण से भी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। नित्य प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा के करना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये सब कार्य अगर करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रतिदिन किसी मंदिर में भी अवश्य जाना चाहिए। तो बस यही सब कार्यों से इनको अच्छा परिणाम मिलेगा और जीवन में ये सफलता अर्जित कर पाएंगे। बाकी तो इनकी कुंडली अच्छी है और सफलता के दृष्टिकोण से प्रभाव भी अच्छा है। तो प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में जो भी बताना चाहे आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।